नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत वनस्पति शास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत रूट सिस्टम अर्थात मूल तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मूल जो कि पौधे का अंडरग्राउंड भाग होता है। किसी भी पादप के लिए मूल बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसका मुख्य कार्य भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधे को प्रदान करना। ये मूल जो होती है, ये हम सभी जानते हैं कि ये नॉन ग्रीन और बेलनाकार संरचना होती है। इनमें तने की तरह पर्व और परसंधियों का विभेदन नहीं पाया जाता है। मूल के अग्र सिरे पर वृद्धिशील बिंदु पाया जाता है, जो कि एक विशेष प्रकार की टोपीनुमा संरचना द्वारा ढका रहता है, जिसे हम रूट कैप कहते हैं। इसके अलावा जो जड़ें होती हैं सामान्यतः धनात्मक जलानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। अब हम मूल की सामान्य स्टडी की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत मूल की एक प्रारूपिक संरचना के अंतर्गत मूल के अंतर्गत हमें उसके 4 क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखते हैं मूल शीर्ष की ओर। सबसे पहले हमें रूट कैप अर्थात मूल गोब नजर आता है। यह मूल गोब जड़ के अग्रस्त सिरे पर टोपीनुमा संरचना होती है और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो है मूल के वृद्धिशील बिंदु को सुरक्षा प्रदान करना। क्योंकि जो मूल का जो वृद्धिशील बिंदु है, वह जब मूल वृद्धि करती है तो उसके फलस्वरूप जमीन के अंतर्गत पत्थर और रेत के कणों के बीच में घर्षण होने से बचाने के लिए रूट कैप है जो उसकी सुरक्षा करता है। इसके साथ ही साथ रूट कैप सेल्स होती है, वो विशेष प्रकार के म्यूसिलेज जैसे पदार्थों का सीक्रेशन करती है, जो पदार्थ जड़ों को मृदा की गहराई को भेदने में सहायक होते हैं। इसके बाद में आप देखोगे रूट कैप के बाद में जो आपको रीजन नजर आएगा वो है आपका विभजित की क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं रीजन ऑफ सेल डिवीजन। यह क्षेत्र मूल गोब के ठीक पीछे स्थित होता है, जो सब टर्मिनल कंडीशन में होता है। यानी टर्मिनल नहीं होकर के, क्योंकि ऊपर की तरफ रूट कैप होता है, उसके पीछे की तरफ होता है, सब टर्मिनल कंडीशन में होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित रहती है और सुसंहत होती है। साथ ही पतली कोशिका भित्ति युक्त सघन कोशिका द्रव्य वाली आइसोडाइमेट्रिक एवं सक्रिय रूप से विभाजनशील क्षमता युक्त होती है। ये जो आपका विभजित की क्षेत्र है, यह है जो कुछ मिलीमीटर की लंबाई वाला होता है एवं मूल की लंबाई में वृद्धि के लिए इस क्षेत्र में निरंतर कोशिका विभाजन होता रहता है। इसके पश्चात जो मूल का क्षेत्र है वो है रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन, जिसे हम बोलते हैं मूल का दीर्घीकरण क्षेत्र।
यह क्षेत्र है जो मूल के विभजित क्षेत्र के ठीक पीछे की तरफ होता है। इसकी लंबाई 1 से लेकर के 10 मिलीमीटर के करीब होती है और इस क्षेत्र में नवनिर्मित कोशिकाओं की लंबाई में द्विगुण होता है। अगर कोशिकाएं जो अपना आकार बड़ा करती है, जिससे मूल का शीर्ष सिरा नीचे जमीन की गहराई में चला जाता है। ये जो आपका दीर्घीकरण क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से जड़ की लंबाई में बढ़ोतरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है तथा इस क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो मिट्टी से खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य भी करती है। और मूल का जो लास्ट हिस्सा है, जिसको हम मूल रोम क्षेत्र कहते हैं, इस मूल रोम क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं तो ये मूल के दीर्घीकरण क्षेत्र के बाद में आता है, या फिर इस मूल रोम क्षेत्र को हम रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन अर्थात कोशिका परिपक्वरण क्षेत्र भी कहते हैं। इसकी लंबाई 2 से लेकर के 3 मिलीमीटर के तक या कुछ सेंटीमीटर हो सकती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत विवर्धित कोशिकाएं यानी जो दीर्घीकृत कोशिकाएं वो परिपक्व होकर के विभेदित हो जाती है तथा जड़ की विभिन्न प्रकार की प्राथमिक संरचनाओं जैसे वल्कुट, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम एवं फ्लोएम का हिस्सा बन जाती है। इस क्षेत्र की सबसे जो बाहरी कोशिकाओं की पंक्ति है वो है जो मूल की सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण करती है, जिसे हम मूलीय त्वचा या एपिब्लेमा कहते हैं। इस परत की मूल रोम क्षेत्र की जो बाह्य त्वचा है, जो परत है, इस परत की अनेक कोशिकाओं के अंतर्गत दीर्घीकरण और विवर्धन के फलस्वरूप पतली एवं महीन नलिकाकार कोमल धागानुमा संरचनाओं का विकास होता है, जिसे हम मूल रोम कहते हैं। इसलिए ये जो जड़ का परिपक्वण क्षेत्र है, ये चारों तरफ से है जो मूल रोमों से घिरा रहता है, इसलिए हम इसे मूल रोम क्षेत्र कहते हैं। जैसे जैसे जड़ की आयु में वृद्धि होती है, उसके साथ ही पूर्व विकसित पुराने मूल रोम भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और नॉन फंक्शनल हो जाते हैं तथा कर्मिक रूप से इनको नव विकसित मूल रोमों के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और अन्य क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं बुक्स के अंतर्गत, वो है परिपक्व क्षेत्र। और ये मूल रोम के ठीक बाद जड़ का पूर्णतया परिपक्व क्षेत्र आपको दिखाई देता है। इसकी आंतरिक संरचना में आपको पूर्णतया विकसित प्राथमिक ऊतक सुविभेदित रूप से दिखाई पड़ते हैं। अब हम देखते हैं मूल तंत्र। मूल तंत्र अर्थात जो प्राथमिक मूल होती है वो आगे चल करके उस मूल से शाखाएं निकलती है, द्वितीयक मूलें बनती है, द्वितीयक मूलों से तृतीयक मूलें, तृतीयक मूलों से फिर आगे अन्य मूलें निकलती है। इस प्रकार से ये समस्त प्रकार की मूलें मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करती है, जिसे हम मूल तंत्र कहते हैं। पौधों के अंदर हमें 2 प्रकार का मूल तंत्र देखने को मिलता है। पहला मूल तंत्र है मुसला मूल तंत्र। मुसला जो मूल तंत्र है, इस प्रकार के मूल तंत्र का विकास मूलांकुर से होता है और मूलांकुर के विकास के द्वारा प्राथमिक मूल, जिसे मुसला मूल कहते हैं, का विकास होता है। और ये प्राथमिक मूल सक्रिय रूप से वृद्धि करती है तथा लेटरल साइड में सेकेंडरी रूट्स का विकास करती है और सेकेंडरी रूट से जो आगे चल करके ब्रांच होकर के टर्सरी रूट्स का निर्माण करती है। इस तरह से ये सारी शाखाएं जो आप देख रहे होंगे, ये मिलकर के ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी है ना, ये सब मिलकर के एक मूल तंत्र का निर्माण करते हैं, हमें जो मुसला मूल तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत प्राथमिक जड़ सुस्पष्ट एवं सुविभेदित तथा
अन्य जो मूल शाखाओं की तुलना में वो बड़ी और मजबूत होती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राथमिक जो जड़ है वो मोटी और मजबूत होती है, जबकि अन्य जो जड़ें आप देखोगे वो आपको पतली नजर आएगी। मूसला जड़ों की जो उपस्थिति है सामान्यतः में द्विबीजपत्री पौधों के अंतर्गत देखने को मिलती है। नेक्स्ट है दूसरे प्रकार का जो मूल तंत्र है वो है अपस्थानिक मूल तंत्र। अपस्थानिक मूल तंत्र मूसला मूल तंत्र से इस बात से भिन्न है कि इस प्रकार के मूल तंत्र की उत्पत्ति मूलांकों से नहीं होकर के पौधे के किसी अन्य हिस्से से होती है। अधिकांशतः इस प्रकार की हमें जड़ें अर्थात मूल तंत्र एक बीजपत्री पौधों के अंतर्गत देखने को मिलता है। एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक जड़ की वृद्धि रुक जाती है कुछ समय के पश्चात, तथा ये प्राथमिक जड़ें जो कि मूलांकुर से विकसित होती है, ये अल्प विकसित, छोटी और अस्पष्ट होती है। कुछ समय के पश्चात इन पौधों में पौधे के अन्य भागों से अर्थात मूलांकुर और प्राथमिक जड़ से नहीं बल्कि उस पौधे के अन्य भाग से तना है, तना के अंदर जो इनका तना जो पर्व संधियों में विभाजित रहता है, पर्व संधियों से है जो विशिष्ट प्रकार की जड़ें विकसित होती है जिन्हें हम अपस्थानिक शाखाएं कहते हैं। और ये जो शाखाएं जड़ें अपस्थानिक जड़ें अत्यधिक विकसित होकर के एक मूल तंत्र का निर्माण करती है जिसे हम अपस्थानिक मूल तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से सामान्यतः पौधों के अंदर रूट सिस्टम के अंतर्गत हम दो प्रकार के रूट सिस्टम देखते हैं, मूसला मूल तंत्र जो कि द्विबीजपत्री का अभिलाक्षणिक लक्षण है, और अपस्थानिक मूल तंत्र जो कि एक बीजपत्रियों के अंतर्गत हमें मुख्यतः देखने को मिलता है। अब हम पढ़ते हैं मूल शीर्ष विभोजित तक, रूट एपिकल मेरिस्टम। हमने पहले रूट की एक सामान्य संरचना देखी थी जिसके अंतर्गत रूट के विभिन्न हिस्सों को हमने रूट कैप है ना, रूट मेरिस्टेम, फिर हमने देखा था मूल दीर्घीकरण क्षेत्र, फिर मूल परिपक्वन क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम मूल रोम क्षेत्र कहते हैं ढका रहता है। अब हम देख रहे हैं कि जो मूल की वृद्धि के लिए जिम्मेदार क्षेत्र होता है वो होता है मूल का विभोजक। ये विभोजक मूल के शीर्ष में पाया जाता है, रूट कैप के जस्ट पीछे की तरफ, अर्थात ये स्थिति के अंतर्गत देखें तो सब टर्मिनल होता है। अब हम देखते हैं कि जो मूल है उनका शीर्ष विभोजित तक है, उसका संगठन किस प्रकार से होता है, उसके अंदर किस प्रकार कोशिकाएं पाई जाती है, उन कोशिकाओं की प्रकृति क्या है, और वो कोशिकाएं किस प्रकार से विभाजित होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मूल है, मूल के अंदर आपने देखा होगा सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन और सेल डिफरेंशिएशन। ये मुख्यतः हमें मूल की अग्रसिरे की कुछ लंबाई के अंतर्गत ये है जो हमें कोशिकीय विभेदन देखने को मिलता है, और यही कोशिकीय विभेदन मूल की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इस मूल शीर्ष जो यहाँ पर आपको एपिकल मेरिस्टम दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र की कोशिकाओं के अंदर विभाजन के द्वारा मूल की लंबाई में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप मूल के अंदर प्राथमिक ऊतकों का निर्माण होता है। अब हम विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा इस मूल शीर्ष के बारे में, संगठन के बारे में जो उनके मत दिए गए, उन मतों को है जो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है अग्रस्त कोशिका सिद्धांत, जिसे हम एपिकल सेल थ्योरी भी कहते हैं। यह सिद्धांत नागेली के द्वारा 1858 में दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार मूल के शीर्ष भाग का निर्माण केवल एक कोशिका द्वारा होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है केवल एक कोशिका के द्वारा होता है, जो चतुष्फलकीय आकृति की होती है तथा इसकी 3 विभाजनशील सतह होती है, और इससे संपूर्ण जड़ की वृद्धि होती है। जबकि मूल गोप का निर्माण है जो आधारीय विभाजनशील सतह से होता है। वर्तमान में जो बोटेनिस्ट है उनके अनुसार टेरिडोफाइट्स में हमें इस प्रकार का मूल शीर्ष देखने को मिलता है।
परंतु आवर्तबीजी में इस प्रकार का मूल शीर्ष नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रकार का जो मूल शीर्ष संगठन का सिद्धांत है वो है हिस्टोजन सिद्धांत, जिसे हम उत्तकजन सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत हैंस्टिन के द्वारा 1868 में दिया गया। हैंस्टिन के अनुसार पर्रो शीर्ष के समान ही मूल शीर्ष के संगठन में भी 3 प्रकार के उत्तकजन पाए जाते हैं, और ये उत्तकजन क्रमशः डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम के द्वारा निर्मित होते हैं। और इन तीनों विभजित क्षेत्रों के द्वारा डर्मेटोजन से आपकी बाह्य त्वचा, पेरिब्लेम से वल्कुट और प्लीरोम से सामन उत्तकों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जड़ों में एक और विभजित क्षेत्र होता है जिसे हम कैलिप्ट्रोजन कहते हैं, जो आपको यहां पर डर्मेटोजन अर्थात पेरिब्लियम के पास में दिखाया गया, जो मूल शीर्ष में होता है, जो मूल का स्वयं का जो विभजित होता है, शीर्ष विभजित, उसके पास में एक अन्य विभजित क्षेत्र होता है, और यह विभजित क्षेत्र है जो मूल गोप के निर्माण के हेतु उसके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा सिद्धांत है वो है कार्पर कैपे सिद्धांत। यह सिद्धांत है जो शूप के द्वारा 1917 में दिया गया, और इस कार्पर कैपे सिद्धांत के अनुसार मूल शीर्ष में 2 प्रकार के विभजित क्षेत्र पाए जाते हैं, और इन दोनों विभजित क्षेत्रों की कोशिकाएं विभाजन तल में भिन्न भिन्न होती है। ये जो दोनों क्षेत्र है, जो कार्पर और कैपे, ये कार्पर एवं कैपे दोनों ही क्रमशः ट्यूनिका एवं कार्पस के समकक्ष संरचनाएं हैं, जो कि हम पर्रो शीर्ष संगठन के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर वास्तविक रूप से हम देखें तो यह सिद्धांत मोटे तौर पर पर्रो शीर्ष संगठन के संदर्भ में दिए गए ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत का रूपांतरित स्वरूप है। इस कार्पर कैपे सिद्धांत के अनुसार कार्पर और कैपे दोनों ही क्षेत्र की कोशिकाओं में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होते हैं, और इसके बाद इनसे बनने वाली संतति कोशिकाओं में से एक में लंबवत रूप से विभाजित होती है। जैसे जैसे विभाजन का क्रम आगे बढ़ता है, उसके साथ ही यहाँ विभाजित क्षेत्र की आकृति उल्टी टी की आकृति के समान हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो उल्टे टी की आकृति में। इसमें टी का जो ऊपरी सिरा है वह आपके मूल शीर्ष के से विपरीत दिशा में रहता है, इसे कार्पर कहते हैं। तो दूसरा केंद्रीय क्षेत्र होता है जिसे हम कैपे कहते हैं। नेक्स्ट जो इसका है मूल शीर्ष संगठन का सिद्धांत, वो है निष्क्रिय केंद्र या शांत केंद्र सिद्धांत। जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्रकार के सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया है कि मूल के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका का समूह पाया जाता है, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता है। इसलिए इसको है जो निष्क्रिय केंद्र या शांत केंद्र के नाम से जाना जाता है। और यह सिद्धांत 1968 के अंतर्गत थॉमसन एवं क्लोज द्वारा
कुछ एक बीजपत्री पौधे जैसे मक्का के मूल शीर्ष में उपस्थित कुछ कोशिकाएं की संरचना के अध्ययन के पश्चात दिया। उन्होंने देखा कि मक्का के जो मूल शीर्ष में अनेक कोशिकाओं का एक टोपीनुमा संरचना समूह पाया जाता है और इस संरचना की कोशिकाएं निष्क्रिय या शांत रहती है तथा सामान्य रूप से यह सक्रिय एवं विभाजनशील नहीं होती है। जो कि आप यहाँ पर इस चित्र के अंतर्गत यहाँ पर देख रहे हो ब्लू कलर के अंतर्गत, ये जो कोशिकाओं का समूह है ये जो सक्रिय है नहीं है, अर्थात ये शांत प्रकार का है। वास्तव में ये विभाजित कोशिकाओं के भंडार ग्रह के रूप में का, ये जो अपन जो बोल रहे हैं कि कोशिकाओं का समूह है जो कि शांत है, निष्क्रिय है, वास्तव में ये क्या है, मेरिस्टेम सेल्स का स्टोर हाउस के रूप में काम करता है। अर्थात जब वृद्धि करते समय अगर मूल शीर्ष का विभाजक नष्ट हो जाता है तो उस अवस्था में ये स्टोर हाउस वाली जो विभाजित की कोशिकाएं हैं ये नए विभाजित कोशिकाओं का कार्य करती है। अर्थात हम ये ऐसे कह सकते हैं कि नष्ट हुई विभाजित की कोशिकाओं को रिप्लेस करने का कार्य करती है। धन्यवाद।